हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावरिया क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 5 सिक्योरिटी वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में बैक क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी के क्वेश्चंस भी कवर हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी हैज अ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ₹137.80. Its return on equity is 15% and a policy of retaining 60% of earning. Its opportunity cost of capital is 18%. हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है प्राइस ऑफ शेयर ऑफ टुडे, यानी P0 निकालना है हमको। कौन से मेथड से? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से और वॉल्टन मॉडल से। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला आता होगा, P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड K माइनस G। ठीक है, देखो हम लोग हमेशा एक ही अप्रोच फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फिर बताएंगे कि इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हमको D1 चाहिए। ठीक है, तो D1 तो हमको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमको बता रखा है कि हमारी बुक वैल्यू पर शेयर इतनी है। अगर मैं उसको रिटर्न से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक्सेप्टेड ईपीएस आ जाएगा और उसका 40% जो होगा वो हमारा एक्सेप्टेड डिविडेंड होगा। क्यों 40%? 60% हम लोग रिटेन करते हैं, बाकी बचा हुआ 40% हमारा क्या हुआ? एक्सेप्टेड डिविडेंड हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेड डिविडेंड यानी D1। तो हमारे पास D1 तो आ गया। ठीक है, फिर हमको चाहिए ग्रोथ। मैम ग्रोथ तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा B इंटू आर का। मैम B इंटू आर क्या कहता है? रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वो हमको क्वेश्चन में गिवन है 60% और 15%। आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही हो। मैं अगर चाहूँ तो मैं 60% को 0.06 भी लिख सकती हूँ, है ना? तो मैंने उसको उस पॉइंट में सॉल्व किया है। ठीक है, तो मेरा ये आ गया ग्रोथ रेट 9%, जिसको मैं कहती हूँ 0.09। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मुझे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 18%। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूले में सारी वैल्यू आ गई, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लो और फिर बता दो कि भाई आपको क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले की सारी वैल्यू मिल गई, तो आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया और फिर ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, याद रखना कैलकुलेटर पे जब भी सॉल्व करो पहले ये नीचे वाली चीज सॉल्व कर लेना, मतलब 0.18 माइनस 0.09 कर लेना और डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस कर लेना और सीधा मल्टीप्लाई कर देना ये वाली चीज। ओके मैम, डिवाइड इक्वल्स टू प्रेस होने से क्या होगा कि आप जब सॉल्व करोगे ना तो आप ये वाली चीज सॉल्व कर लोगे कि 0.18 माइनस 0.09। ठीक है, तो आपने जब डिवाइड इक्वल्स टू किया ना तो आपने ये वाली चीज को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो भी वैल्यू आई तो अब आप क्या करोगे? सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे डिविडेंड एक्सेप्टेड से। ठीक है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, याद रखना जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो उसको एक जो आपसे मांगा गया है उसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके आना। ठीक है, जैसे मुझे इस क्वेश्चन में क्या मांगा था कि मुझे प्राइस ऑफ शेयर बताओ टुडे की, तो मैंने ये वाली निकाल ली प्राइस और मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और लास्ट में जरूर लिखना अप्रॉक्स। क्यों? कभी कभी हम लेके आईसीआई जो सॉल्व करता है कभी वो 4 पॉइंट लेके सॉल्व कर लेता है। ठीक है, इसलिए हमेशा अप्रोक्सीमेटली हमको आगे लिख के आना है। ओके, दूसरी चीज हमको एक तो डिविडेंड मॉडल से मांगा था, दूसरा वॉल्टन मॉडल से मांगा था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको इजीली, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपको याद होगा, डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाई आर डिवाइड के। ओके, और फिर मैं कंप्लीट डिवाइड कर दूंगी के ई से। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, तो किसी ने अगर मेरे कॉन्सेप्ट नहीं भी देखे ना तो उसको ये फॉर्मूला तो इजीली आता ही होगा। ठीक है, इसमें डी क्या है? इसमें डी वही सेम चीज है, 8.27। ठीक है, ई क्या है? ई अभी मैं ऊपर निकाल के ही देखो, वही सेम तरीके से मैंने ई निकालेंगे तो मेरे पास ये वाला ई आ जाएगा। कौन सा? 20.67। ठीक है, मैं बार बार नहीं बता रही कैसे आया है, आपको आता है इजीली। ठीक है, आर हमको क्वेश्चन में 15% पहले से ही गिवन है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों को पता रखी थी 18%, तो मैंने यहाँ पे वो ले लिया। फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। मैम कैसे निकालें? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे भी ब्रैकेट दिखे ना तो वो ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ का ब्रैकेट दिख रहा है तो मैंने ये वाली चीज़ सॉल्व कर ली, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। या कोशिश करके आप लोग क्या किया करो कि कैलकुलेटर से जो भी आपने टाइप किया है वो मत हटाया मत करो। ठीक है, कोशिश क्या करो कि उसके साथ हो जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप इजीली कर सकते हो, तो आपने उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपकी ये वाली चीज सॉल्व हो गई। ठीक है, और ये वाली चीज सॉल्व करी तो आपका आंसर आ जाएगा
33, ठीक है, जिसमें मैं ऐड कर दूंगी ये वाली चीज 8.27, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 0.18 से, तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली आ जाएगी। We are moving on, question number 2. ABC Limited share are currently selling at rupees 13 per share. There are 10,000 shares outstanding. उनके पास 10,000 shares हैं. Of the firm is planning to raise 20 lakhs to finance a new project. उनको 20 lakhs और चाहिए, ठीक है। What are the X right price? सबसे पहले मुझे X right price बताओ, ठीक है। फर्स्ट चीज, द फर्म ऑफर्स वन राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। सबसे पहले क्या करिए, कंपनी 2 शेयर पे 1 शेयर दे रही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। और थर्ड हमसे ये मांग रहा है, हाउ डज शेयर होल्डर वेल्थ होल्डिंग 100 शेयर। भाई एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स हैं, changes from option 1 and option 2. How does right issue increase the shareholder wealth? क्या जो है ना राइट इशू है, शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज कर रहा है क्या? चलो ये चीज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको राइट इशू एक्स राइट प्राइस मांगा है, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालने का। नहीं मैम, हमको तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम लोग क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। नंबर लाइन से क्या पता चल रहा है कि भाई हमारे जो शेयर्स हैं वो हैं 10 लाख शेयर्स, ठीक है। हमारे जो शेयर्स हैं वो 10 lakhs है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम ये मान रहे हैं कि ये n है, ठीक है। कितने शेयर, प्राइस कितना है, प्राइस है हमारा 13 रुपीज बिफोर राइट इशू, ठीक है। और राइट इशू पर क्या होगा, राइट इशू को हमको क्या होंगे भाई, 10 लाख शेयर के बदले हमको कितने शेयर देने पड़ेंगे, हाफ कर दो, 5 लाख शेयर्स देने पड़ेंगे, राइट। तो हमारा स्मॉल एन कितना हो गया, 5 लाख हो गया, ठीक है। उसकी प्राइस क्या बता रखी है, हम लोगों को प्राइस नहीं बता रखी मैम। अरे बता रखी है, ध्यान से देखो भाई, हम लोग बोल रहे हैं कि हमको 20 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी प्राइस की, हमारी प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। मतलब हम एक शेयर 4 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बाद की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। 10 लाख को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे 10 प्लस 5 लाख से, तो हमें हमारे पास टोटल वो आ जाएंगे 15 lakhs, ठीक है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे सॉल्व करी है। मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें बताया कि एन क्या है, P0 क्या है, स्मॉल एन क्या है, PR क्या है। PR यानी प्राइस ऑफ राइट इशू, ठीक है। और फिर इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, और फिर ये आंसर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक तो सेम थिंग है। और उसके बाद सॉल्व करके एक्स राइट प्राइस निकाल लिया 10। और स्टेप 2 में मैंने निकाला कि मेरे को वैल्यू ऑफ राइट कितना पड़ रहा है, देखो 10 माइनस 4 रुपए। भाई 4 रुपए तो मैं दे रही हूँ ना, भाई ये कह रहे हैं कि भाई राइट इशू के बाद मेरा प्राइस हो जाएगा 10 रुपए, ठीक है। पर 10 रुपए में से मैं 4 रुपए तो ऑलरेडी दे के आई ना, तो उन्होंने मुझे बेनिफिट कितने का दिया, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का बेनिफिट दिया। तो ये तो क्या हुआ है, हमारे 2 शेयर पे हुआ है, ठीक है। पर शेयर पे कितना हुआ, क्यों, अरे 2 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है ना, ठीक है। तो मुझे 1 शेयर पे क्या होगा, 1 शेयर पे मुझे 3 रुपए वैल्यू ऑफ राइट शेयर पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, डिवाइड 2 कर दिया, ठीक है। तो इजीली मेरे पास वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर आ गया, ठीक है। सेकंड चीज भी बिल्कुल सेम है, आपको क्या करना है, एज इट इज यहाँ पे नंबर लाइन बनानी है। और बस क्या करना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 लाख शेयर्स लिए, यहाँ पे मुझे 5 लाख शेयर्स नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 4 करेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2.5 लाख शेयर आते हैं, ठीक है। और फिर जब मैं ये जब और फिर मैं PR निकालूंगी, यानी प्राइस ऑफ राइट शेयर निकालूंगी, तो मैं यहाँ पे 5 लाख डिवाइड ना करके क्या करूंगी, 2.5 लाख डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू 4 की जगह बन जाएगी 8 हो जाएगा, ओके। और जब मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मेरे पास थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी 12 रुपए, ठीक है। अब मैं समझ रही हूँ कि आपको ये सॉल्व करना अच्छे से आ रहा है, ठीक है। और मैं जब वैल्यू ऑफ राइट निकालूंगी तो वो 4 रुपए आएगी, और वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर निकालूंगी तो वो 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि राइट इशू रेशो कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 1 ही आएगा, ओके। तो ये वाली कैलकुलेशन तो बहुत ईजी थी मैम, क्या ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है, नहीं। तो आप कहोगे कि मैम फिर आप इतना इन क्वेश्चंस पे दिमाग क्यों लगा रहे हो? मैं इसलिए सिर्फ दिमाग लगा रही हूँ क्योंकि क्या है, ये क्वेश्चन आपका बेस क्रिएट करेंगे। अगर आगे क्या हुआ, डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप लोगों को क्या होगा, मुझे फटाफट खाली समझाना होता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इतना टाइम दे चुकी हूँ।
नाउ वी आर मूविंग ऑन पॉइंट नंबर 3। ये बोला था कि अगर मेरे पास 100 शेयर होते तो क्या होता? देखो पॉइंट नंबर 1 में मेरे पास क्या होता कि अगर मेरे पास 100 शेयर होते तो मेरे शेयर क्या हो जाते? 150 हो जाते। भई कैसे 150 हो जाते? अरे सीधी-सी बात है भई 10 लाख शेयर थे तो मेरे पास 10 लाख शेयर थे तो हमने 5 लाख इश्यू करे, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? 100 शेयर थे तो 150 शेयर हो जाएँगे, ठीक है? या ये तो पता होगा, अगर ये भी नहीं पता तो ऐसे समझो कि भाई 100 शेयर मेरे पास पहले थे, उसको अगर मैं हाफ़ करती हूँ तो मेरे पास 50 शेयर नए खरीदने पड़ेंगे मुझे, या 50 शेयर्स मुझे और एक्स्ट्रा मिले, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ₹10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ₹10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे आफ्टर राइट इश्यू मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1500 की। ठीक है? इसमें से मैं लेस कर दूँगी। क्या लेस करूँगी? मैम आपने क्या किया? मैंने खर्चा इनकर किया ना, मैंने वो 50 शेयर्स एक्वायर करने के लिए ₹4 दिए ना, देखो हमने निकाला था कि ये ₹4 हो रहे हैं, कि हमको ₹4 देने पड़ रहे हैं। कहाँ गया? मैंने ₹4 दिए थे ना। हाँ, देखो, ये मैंने प्राइस ऑफ राइट इश्यू निकाला था कि ₹4 लगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ₹4 मल्टीप्लाई करके ₹200 की कॉस्ट निकाली, तो मेरे पास ₹1300 हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, तो मेरे पास 100 शेयर थे, तो मेरे को कितने शेयर मिले? मेरे को 25 शेयर मिले, ठीक है? तो मैंने उसका 25 शेयर के हिसाब से मेरा एक्स राइट प्राइस आया ₹12, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ₹1500 की वैल्यू हो रही है शेयर्स की, ठीक है? पर याद है मुझे कि भई मैंने एक्वायर करने के लिए ₹8 दिए थे पर शेयर, मतलब ये 25 शेयर एक्वायर करने के लिए मैंने ₹8 दिए थे। तो मैंने ₹200 का एक्सपेंस इनकर किया, ठीक है? तो मेरे पास ₹1300 की वैल्यू बच रही है, ठीक है? बिफोर राइट इश्यू में मेरे पास कितनी पड़ी थी? ₹1300 की वैल्यू बच रही थी, ठीक है? तो मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन कुछ नहीं हुई, मतलब मेरी वेल्थ इंक्रीज़ कुछ भी नहीं हुई। ओके? नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जब किया कराए थे, तो मैंने उसमें ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करवा दिया था। ठीक है? तो मैं ये क्वेश्चन वापस से नहीं करा रही हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट का लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख लेना। ओके? नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो मई 25 में एक बार आया है, वो भी 6 मार्क्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमको D0 दे रखा है 2.50, डिस्काउंटिंग रेट बता रखी है 10.5 और ग्रोथ रेट बता रखी है 2%, ठीक है? हमको बोला है स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, ठीक? ये इन्फॉर्मेशंस देख के तो हमको क्या लगता है कि हम लोग एक तरीके से निकाल सकते हैं डिविडेंड मॉडल से। क्यों? हमको डिविडेंड दे रखा है और के और जी भी दे रखा है, तो फटाफट निकाल सकते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगाया, ठीक है? और मुझे D0 बता रखा था 2.50, के बता रखा था 10.5% और ग्रोथ बता रखी थी 2% की, ठीक है? तो मैंने इसके हिसाब से P0 निकाल दिया 30। सेकंड पॉइंट में क्या माँगा है, इज़ इट्स स्टॉक ओवरवैल्यूड इफ स्टॉक प्राइस इज़ 35। एक्चुअल स्टॉक प्राइस अगर 35 है तो वो ओवरवैल्यूड है, जिसमें हमको आरओई दे रखा है 9%, ईपीएस दे रखा है 2.25। शो द डिटेल्ड कैलकुलेशन यूजिंग पी मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग ग्रोथ मॉडल। अब आप लोग क्या गलती करोगे इसमें, हम लोगों ने 30 वो निकाली ना प्राइस, तो अब अभी हमको क्वेश्चन में 35 दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है, ओवर वैल्यूड है। पर एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे ओवर वैल्यूड किसके बेसिस पे पूछा है? पी मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग ग्रोथ मॉडल के अप्रोच पे पूछा है, ठीक है? तो अपन ने ये किसके बेसिस पे निकाला? अपन ने ये डिविडेंड बेस मॉडल के अकॉर्डिंग निकाला, ठीक है? तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पॉइंट को पढ़ना है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, सेकंड चीज में पी मल्टीपल अप्रोच से निकाला, ठीक है? पी मल्टीपल अप्रोच क्या कहती है भाई, अगर आप लोगों को याद हो तो पी क्या बोलता है? पी ये बोलता है प्राइस डिवाइड अर्निंग, ठीक है? तो मुझे प्राइस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अर्निंग वहां पे मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो मेरे पास एमपीएस आ जाएगा, मतलब प्राइस आ जाएगा, ठीक है? ईपीएस हमको क्वेश्चन में गिवन था 2.25, ठीक है? पर मैम हमको तो है ना, पी रेशो तो गिवन ही नहीं है। देखो, अगर आप लोगों ने मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि पी का फॉर्मूला सिर्फ़ ये नहीं होता है 1 डिवाइड बाय केई, ठीक है? केई हम लोगों को ये वाली लेनी है, कौन-सी? रिटर्न ऑन इक्विटी वाली 9%, तो मैंने यहाँ पे 9% रखा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 25, ठीक है? पर हमको एक्चुअल स्टॉक प्राइस कितनी बता रखी है? 35। तो अब हम कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है, ठीक है? तो आप बोलोगे मैम हमने भी तो यही कहा कि ओवर वैल्यूड है। देखो, एमसीक्यू नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भई है ना, उसके हिसाब से भी तो ओवर वैल्यूड था, तो इसके हिसाब से भी ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर आप लास्ट में
आप डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं ना कि ओवर वैल्यूड, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो पी अप्रोच से पूछा है तो आपको पी अप्रोच से निकाल के आना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, दूसरी चीज़ हमको अर्निंग ग्रोथ मॉडल के हिसाब से निकालना है, तो हमको यहाँ पे बता रखा है कि 2.50 है अर्निंग, और हम लोगों को वो E0 मान रहे हैं, मतलब करंट ईपीएस है। ठीक है? केई हम लोगों ने इस ये वाला लिया है, कौन-सा 9% वाला जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है? तो 9% के अकॉर्डिंग हमने केई लिखा, और ग्रोथ हमको बता रखी थी 2% की, कहाँ बता रखी है? वो प्रीवियस वाली ली है। मैम आप ग्रोथ तो पुरानी वाली ले रहे हो 2% वाली, क्यों? बेटा देखो, ग्रोथ मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में अलग से गिवन नहीं है सेकंड वाले पॉइंट में, इसलिए मैं ग्रोथ पुरानी वाली ले रही हूँ। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ग्रोथ पुरानी वाली ले ली, और उसके बेसिस पे प्राइस निकाला, तो प्राइस आ रहा है 32.79। ठीक है? और एक्चुअल प्राइस 35 है, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। ओके, ईज़ी सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट ये था कि आप केई कौन-सा वाला ले रहे हो, और दूसरी चीज़ मेथड के बेसिस पे बता रहे हो कि आपकी एक्चुअल प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओके? Now we are moving on. Question number 5. XY Limited just declare a dividend of rupees 14 per share. यानी हमारा क्या है, ये D0 है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। ओके, मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज अ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, एंटिसिपेटरी इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हमारी क्या होगी, 8% से 9% होने वाली है। ठीक है, विच विल बी कंटिन्यू फॉर 3 years, जो कि 3 years तक रहेगी। इज ऑल्सो एक्सेप्ट दैट he is also accept that hmm, he hmm, he also accepts the market price of the share to be 360 after 3 years. You are required to determine the maximum amount of Mr. B should pay for share. ठीक है, उनको maximum amount कितना देना चाहिए ये बताना है। If he acquires a required rate of return is 13%, मतलब हमको के ही बता दिया 13%। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसी पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएँगे। मैम हमको कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। ठीक है? हम लोगों को D0 बता रखा है 14%, और उसकी ग्रोथ रेट बता रखी है कि 9% से इंक्रीज़ होगा। ठीक है? तो मैंने 14 में 9% लगाया, तो मेरे पास फर्स्ट ईयर का डिविडेंड आ गया, यानी D1 आ गया। ठीक है? फिर मैंने D1 में ग्रोथ रेट लगाई, ऐड करी, तो मेरे पास D2 आ गया। ठीक है? आप देखो एक चीज़, मैम हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 14 प्लस 9%। ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ओके, आप लोग कैलकुलेटर पे ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि 14 प्लस 9%, फिर जो भी आया प्लस 9%, ताकि आपके पास D2 आ जाए, फिर प्लस करोगे तो आपके पास D3 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली आप लोग ऐसे प्रेजेंट नहीं करोगे, ये प्रेजेंटेशन गलत है। आप ऐसे ही प्रेजेंट करोगे। ठीक है? प्रेजेंट करने का तरीका यही है। ओके? आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भले लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और P3 हमको क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है। कहाँ बता रखा है? 360। तो देखो मैंने P3 डायरेक्ट पुट कर दिया 360। ओके, और यहाँ पे मैंने टेबल बनाई, ये वही वाली टेबल है, कौन सी वाली? एनपीवी वाली। ठीक है? पर्टिकुलर्स, पीरियड, पीवी फैक्टर, अमाउंट, पीवी ऑफ अमाउंट। ओके, इसमें बस ये फ़र्क है कि मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं लिखती, तो हमको निकालनी है कि मैक्सिमम हम कितना अमाउंट दे सकते हैं। ठीक है? अगर नहीं भी लिखा हुआ भी होता है ना कि भई ये सब जो हम लोग ये बता रहे हैं कि भई हम लोगों ने ₹100 में 1 शेयर खरीदा, तो भी मैं नहीं बताती। ओके? तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ शेयर आ गई ये वाली। ठीक है? तो मैक्सिमम मैं कितना अमाउंट दे सकती हूँ? ये वाला अमाउंट दे सकती हूँ। पॉइंट सेकंड, अ मैक्सिमम प्राइस Mr. B will willing to pay for the share if his opinion that 9% growth rate can be maintained indefinitely and require 13% rate of return per annum। ठीक है, हमको रेट बता रखी है कि 13% होगी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? देखो, सिंपल सा, उस केस में तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में पढ़ के आए। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब डिविडेंड मॉडल में पुट किया और फिर वैल्यू निकाल ली, तो मेरे पास ये वाली मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके, में हमसे क्या मांग रहा है? द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव एंड अज्यूमिंग अदर कंडीशन रिमेन द सेम एज सेकेंड अबव, मतलब सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना है। मैम
ये तो इसने बहुत बड़ी चीज़ माँग ली। हमसे इन्होंने क्या माँगा? 3 साल बाद का प्राइस माँगा। अरे कोई बात नहीं, हम लोग डी P0 कैसे निकालते हैं? तो हम लोग वैसे ही इसको भी निकालेंगे। देखो, हमको क्या चाहिए? P3 चाहिए, ठीक है? P3 के लिए हम लोग क्या करेंगे? D3 लेंगे, उसमें ग्रोथ का इम्पैक्ट जोड़ देंगे, ठीक है? हम लोगों को ग्रोथ पता है 9%, ठीक है? और फिर डिवाइड कर देंगे K माइनस G, ठीक है? मैम D3 कहाँ से आएगा? अरे D0 बता रखा है ना, कहाँ बता रखा है? 14%, उसमें जोड़ते जाओ, तुम्हारे पास D3 आ जाएगा। ये देखो तुमने पहले से निकाल के रखा है, ठीक है? और G हम लोगों को पहले से क्वेश्चन में बता रखा है कि 9% है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमको पहले ही बोल रखी है कि 13% है। उसके बेसिस पे जब सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसको डी P0 ना लिख के ये P3 होना चाहिए, तो P3 आ जाएगा 494। ओके, बहुत ईज़ी था, बिल्कुल ईज़ी ही था, तभी इतनी जल्दी समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, पीयूष लोनकर एंड एसोसिएट्स प्रेजेंटली पे डिविडेंड ऑफ ₹1 per share and has a share price of ₹20, ठीक है? If this dividend were accepted to be grow at rate of 12% per annum, ठीक है? वो भी फॉरएवर, ठीक है? हमको बता रखी है जी, जो बता रखी है वो 12% बता रखी है, इज द एक्सेप्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब हमको क्या चाहिए? हमको के ई चाहिए यूजिंग डिविडेंड बेस्ड मॉडल। मतलब कुछ नहीं किया इन्होंने, इन्होंने हमको P0 दे दिया क्वेश्चन में 20, डिविडेंड D0 दे दिया 1, और हमको बोला जी है 12% और के ई बताओ, ठीक है? यानी के ई डाउटफुल रख दिया। अरे बहुत बड़ा तोप मारने को नहीं कहा है इन्होंने। देखो आप क्या करोगे, इस वैल्यू फॉर्मूले को लिखोगे, ठीक है? इस फॉर्मूले में आपको P0 दे दिया, D0 दे दिया, के ही पूछा है और जी दे दिया, ठीक है? आपको 4 चीज़ें चाहिए थी, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दे दी, के ही पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या किया? वैल्यू पुट कर ली, ठीक है? अब हमको क्या चाहिए? के की वैल्यू चाहिए, तो मैंने के को क्या किया? इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो के को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो 20 के आ गया। फिर मेरे को 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.12 से, तो माइनस आएगा 2.4। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बीच में था, तो माइनस आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 1.12 आएगा। ये यहाँ पे माइनस में था, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड कर दिया। के मुझे सिंगल चाहिए, तो मैंने 20 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, यानी मेरी के ई आ गई 17.6%, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ हमसे क्या माँगी है? नेक्स्ट चीज़ हमसे माँगी है इंसीट ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट 1। पार्ट 1 को भूल जाओ, ठीक है? सपोज दैट द डिविडेंड वर एक्सेप्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा 5%, और उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट हो जाएगी 10% देयर आफ्टर, ठीक है? मतलब हमारी उसके बाद हो जाएगी फॉरएवर वाली। ओके, नाउ व्हाट इज द फर्म्स एक्सेप्टेड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? मतलब हमसे क्या मांगा है इन्होंने? अभी भी हमसे के ही मांगा है, ठीक है? पर ऊपर वाली चीज तो मैम बहुत इजी सी लग रही थी, 4 चीजें दे रखी थी, उसमें से एक चीज मांगी थी तो हमने निकाल ली। लेकिन इसमें कैसे निकालें? इसमें तो ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है। याद करो, जब ग्रोथ रेट चेंज हो रहा था तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि भई है ना, हमको नंबर लाइन बनानी होती है, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो वैसे सॉल्व करते हैं। पर मैम वैसे तो प्राइस निकालना होता था, पर इसमें हमको के ही निकालना है। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, हम कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैश फ्लो लाइन बनाएँगे, ठीक है? कैश फ्लो लाइन से हमको क्या पता चला कि 5 साल तक सेम डिविडेंड इंक्रीज़ होगा, ठीक है? अभी ₹1 है, तो ₹1 से 20% इंक्रीज़ होगा तो 1.2 हो जाएगा। फिर 1.2 इंक्रीज़ होगा 20% से तो 1.44 हो जाएगा। फिर ये 1.44 इंक्रीज़ होगा 20% से तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये इंक्रीज़ होगा 20% से तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर इंक्रीज़ होगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है? टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं? टर्मिनल वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करके दी है, ठीक है? टर्मिनल वैल्यू कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग P5 निकाल रहे हैं, ठीक है? तो हम P5 कैसे निकालते हैं? भई हम लोगों को चाहिए D5, ठीक है? D5 इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 1 प्लस G, ठीक है? और उसको डिवाइड कर दूँगी K माइनस G से, ठीक है? पर मैम K ही तो नहीं है, इसी बात का तो दुःख है कि K नहीं है हमारे पास। अरे कोई बात नहीं, डोंट पैनिक, फॉर्मूले में वैल्यूज़ तो पुट करो, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, हमको D5 दे रखा था ये वाली चीज़, ठीक है?
जी कौन सा वाला लेना है? जी लेना है 6th ईयर वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग D6 निकाल रहे हैं। ओके? तो हम लोगों ने ग्रोथ ले ली 10% वाली और फिर उसके बेसिस पर यहाँ तक हम पहुँच गए। हमको के की वैल्यू नहीं थी तो हमने के की वैल्यू नहीं डाली। तो हमारे पास टर्मिनल वैल्यू ये वाली आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? आई नो के की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। यहाँ तक समझ आ गया ना? ओके? नाउ हम लोगों को ये वाला फॉर्मेट आता है पर्टिकुलर्स पीरियड अमाउंट। मैम वैसे तो हम लोग पीवी पहले लिखते हैं। अरे इसमें हमारे पास पीवी नहीं है ना, हमारे पास के ही नहीं है ना, इसलिए मैंने अमाउंट लिख दिया। ठीक है? ये तो मैं फटाफट कैश फ्लो लाइन से पुट कर लूँगी कि मेरे पास ये पीरियड है और इसका ये कैश फ्लोज़ है। ठीक है? और फिर मेरे को 5th ईयर में ये टर्मिनल वैल्यू मिलने वाली है। मेरे पास केई नहीं है, मैंने बता दिया कि मेरे पास केई नहीं है। ठीक है? केई के बिना मेरे पास ये वाली टर्मिनल वैल्यू आ रही है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब हम लोगों ने इंटर में आईआरआर वाला मेथड पढ़ा था। आईआरआर वाला क्या बोलता है कि एक बार ग्रोथ रेट ज़्यादा लेके देखो, एक बार कम लेके देखो। मतलब एस्टिमेट बेसिस पे रेट लेके देखो। तो मैंने क्या किया, एक बार 18% की रेट ली। मैंने आप कोई सी भी ले सकते हो। इस वाली रेट में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो मैंने 18% के हिसाब से पीवी फैक्टर्स निकाले और उसके बेसिस पे पीवी अमाउंट निकाल लिए। ठीक है? पीवी अमाउंट मैंने कैसे निकाला? मेरे पास के ही पता था। 18% के हिसाब से पहले मैंने ये चीज़ सॉल्व करी और उसमें ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर दी। तो मेरे पास ये वाला टर्मिनल वैल्यू आ गया। मैंने ऐड किया, मेरे पास वैल्यू ऑफ शेयर ये आई। ओके? अब देखो, मेरे को क्या है, मेरे को 20 के आस-पास की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा P0 कितना है? 20। ठीक है? तो अब क्या है, अब ये क्या आई, 20 से ज़्यादा आई। ठीक है? तो मैं अब क्या करूँगी, इससे ज़्यादा वाली रेट लूँगी। आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी कि अगर हमारा एनपीवी पॉज़िटिव आता है, तो आप लोगों ने इसको एनपीवी के अकॉर्डिंग पढ़ा है। ठीक है? तो एनपीवी कैसे निकालते हैं? एनपीवी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरा इन्वेस्टमेंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? तो जब मैं अपना इन्वेस्टमेंट माइनस करूँगी, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? अरे मैंने ₹20 ही तो दिए, है ना? तो ₹20 में जब मैं यहाँ से माइनस करूँगी, तो मेरी एनपीवी क्या आ रही है? मेरी एनपीवी आ रही है 0.23, राइट? ठीक है? अब ये एनपीवी क्या है? पॉज़िटिव है। अब याद करो कि जब ये एनपीवी पॉज़िटिव होती है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं? हमारी रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमारी एनपीवी क्या है? नेगेटिव आए। ओके? तो हमने क्या किया, यहाँ पे 19% लिया और 19% के हिसाब से हमने पीवी फैक्टर निकाल लिए और फिर ये वाले अमाउंट्स भी निकाल लिए। ठीक है? ये वाली चीज़ हमको ऐसे ही करनी है कि हमने के की जगह पे 19% पुट किया, तो वैल्यू आई और उस वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? तो हमारे पास ये वाली आंसर आ गया। तो मेरी अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ शेयर ये वाली। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ की एनपीवी देखूँ 20 माइनस करके, तो मेरी एनपीवी नेगेटिव होगी। कितनी नेगेटिव होगी? अब मेरी एनपीवी क्या हो गई? -2.11। ठीक है? अब आप फ़ॉर्मूला पढ़ के आओगे, आप क्या फ़ॉर्मूला पढ़ के आओगे? क्या है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं लोअर हायर रेट माइनस लोअर रेट से। ठीक है? पर यहाँ पे मैंने एनपीवीज़ नहीं निकाली है, यहाँ पे मैंने क्या निकाला है? यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाला है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पुट करी। ठीक है? और यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे एनपीवी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे -20 कर दिया। ठीक है? तो आ गया। अब एक बात बताओ, मैम आप बोलोगे आपने यहाँ पे -20 किया है, लेकिन नीचे क्यों नहीं किया? नीचे भी तो आपने एनपीवी लिखी है। अरे! कोई बात नहीं, एनपीवी निकालो। ठीक है? आपकी एनपीवी क्या आई? मेरी एनपीवी आई 0.23। ठीक है? माइनस करना हायर रेट वाले से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगूँगी, मेरी हायर रेट वाली कितनी है? -2.11। ठीक है? तो अब ये माइनस-माइनस क्या हो जाएँगे? ऐड हो जाएँगे। तो आपकी वैल्यू कितनी आई? ये आई 2.34। ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस-माइनस -20 यहाँ पे नहीं किया। ओके? सिर्फ़ ऊपर किया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 18.10%। जभी भी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, सबसे पहले आपको नीचे वाली चीज़ सॉल्व करनी है, उसको m प्लस पे रखना है। ओके? फिर आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। ओके? तो जब आप ये चीज़ सॉल्व करोगे, तब आप ये तो आपको दिख ही रहा है डायरेक्टली कि 0.01 का वो डिफरेंस है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना 0.01, फिर डिवाइड कर देना जो भी आपने m प्लस में रख रखा है। ओके? और फिर प्लस कर देना 0.18 से, तो आपके पास ये वाली वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब अगर आप मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो आपका ये वाला परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। ओके? 7 capital structure of Sun Limited as at 31st March 2023 was as under। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये एक बार आरटीपी में भी आ चुका है। ठीक है? जिसमें मतलब हमको कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है इस क्वेश्चन में
इक्विटी शेयर कैपिटल 80 lakhs, 8% प्रेफरेंस शेयर्स बता रखे हैं 40 lakhs के, 12% डिबेंचर्स बता रखे हैं 64 lakhs के, और रिजर्व्स बता रखे हैं 32 lakhs के, ठीक है। सन लिमिटेड earns a profit of rupees 32 lakhs annually on an average before deduction of income tax which work out to 35%। मतलब इनकम टैक्स का इम्पैक्ट लेने से पहले प्रॉफिट 32 lakhs का है, और इंटरेस्ट एंड डिबेंचर का इम्पैक्ट लेने से पहले जो प्रॉफिट है वो 32 lakhs का है, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। जो सिमिलर कंपनीज है वो 9.6% रिटर्न दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके अंदर कवर है फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये सिमिलर कंपनीज के दिए हुए हैं, ठीक है, कि सिमिलर कंपनी में जो प्रॉफिट है उसके अंदर फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड का जो है वो 3 टाइम्स है। ओके। कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो 0.75 है, और यील्ड ऑन शेयर्स इज कैलकुलेटेड 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वैसे कैलकुलेट करते हैं वो लोग। सन लिमिटेड हैज़ अ रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%। वो 8% का डिविडेंड देते हैं, ठीक है, सन लिमिटेड हमारी कंपनी जो है, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग 1% ऑफ एवरी टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, ठीक है। अगर हमारा जो ये पॉइंट है ना, जैसे इन्होंने बता रखा है 3 टाइम्स है, अगर इस कंपनी का इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज अगर कुछ और आया, ठीक है, तो उस केस में जितना भी डिफरेंस होगा, जितना भी डिफरेंस है, सपोज 1 टाइम का डिफरेंस है, तो 1% उसका इम्पैक्ट जाएगा हमारी वैल्यू पर शेयर पे, ठीक है। और 2% का इम्पैक्ट जाएगा हमारी कैपिटल गेयरिंग रेशियो में अगर डिफरेंस हुआ तो। ओके। तो चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैम। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब सा है। हाँ, देखो, इसमें आप अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में कॉन्सेप्ट में यील्ड ऑन शेयर अप्रोच पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला फॉर्मूला कि एक्चुअल यील्ड परसेंटेज डिवाइड एक्सेप्टेड यील्ड परसेंटेज मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। याद है? ये फॉर्मूला मैंने आपको इस चीज़ के लिए ही पढ़ाया था, मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही पढ़ाया था। ओके। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक्चुअल यील्ड निकालेंगे। एक्चुअल यील्ड निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए भाई? इक्विटी शेयर की यील्ड कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमको बता रखा है कि 80 है, तो वो 80 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80 lakhs, ठीक है। पर मेरे को यील्ड ऑन इक्विटी शेयर चाहिए, तो वो मुझे पता नहीं वो कैसे निकालेंगे। देखो 32 lakhs की हमको प्रॉफिट दे रखा है, 32 lakhs का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं लिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 12% डिबेंचर लगाए, मतलब 12% इंटरेस्ट लगाया डिबेंचर का, ठीक है। मैंने माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर मैंने टैक्स लिया, टैक्स हमको पता रखा था 35%, तो मैंने 35% टैक्स लिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ओके। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना बता रखा था? 8% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बता रखा है, तो मैंने 8% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी माइनस कर दिया, तो मेरे पास इक्विटी शेयर प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर वालों के लिए अवेलेबल है वो आ गया। ओके। फिर उसके बाद मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, जो भी हमको बोला था 8% है, ठीक है। किसका 8%? जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है उसका 8% हम लोगों ने पे किया है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी कर दी। ओके। तो मेरे पास रिटेन प्रॉफिट आ गया कि हमने कितना रिटेन करके रखा है। ओके। तो अब इसमें मैं कितना मानूँ कि यील्ड कितनी है? देखो, यील्ड निकालने के लिए हमको ये लाइन दे रखी थी कि जब भी आपको यील्ड निकालना है तो 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 640 का, इसका 50% हमारा यील्ड हुआ। ओके। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसका 5% हमारा यील्ड होगा, तो टोटल यील्ड हमारी इन दोनों को ऐड करके ये आई, वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करी, और उसके बेसिस पे यील्ड निकाल ली 4.39%। ओके। स्टेप नंबर 1 में हमने ये किया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्टेड यील्ड निकालेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेड यील्ड कैसे निकालनी है? जो भी सिमिलर कंपनी की यील्ड है, ठीक है। सिमिलर कंपनी नॉर्मल रिटर्न कितना दे रही थी? 9.6%। देखो यहाँ बता रखा था 9.6%, ठीक है। तो 9.6%, ठीक है, सिमिलर कंपनी का। अब हमको हमारी कंपनी का एक्सेप्टेड यील्ड चाहिए, तो मैं इसके अंदर क्या जोड़ूंगी? रिस्क प्रीमियम जोड़ूंगी, राइट। तो रिस्क प्रीमियम कहाँ से आएगा? देखो, रिस्क प्रीमियम के लिए हमको ये दो बता रखा है, कैपिटल गियरिंग रेशियो और फिक्स इंटरेस्ट डिविडेंड, फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड
कवरेज बता रखा है 3, ठीक है, पर वो हमारा नहीं बता रखा है, वो पूरे मार्केट का बता रखा है या सिमिलर कंपनीज का बता रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ है, हमने रिस्क प्रीमियम निकालने के लिए कैलकुलेशन करी, ठीक है। सबसे पहला है हम लोग क्या निकालेंगे, रिस्क प्रीमियम इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। सिमिलर कंपनी का कितना है, 3 है, जो हमको ऑलरेडी दिए, ठीक है। सन लिमिटेड का कैसे निकलेगा, देखो इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रॉफिट बिफोर ये सारी चीज़ें देने से पहले, ठीक है। तो देखो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट वापस जोड़ दूँ, ठीक है, तो मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो मेरा प्रॉफिट है, किसके लिए, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स वालों के लिए, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे पुट करी, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया, जैसे मेरा ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा था जिसमें मैंने इंटरेस्ट जोड़ दिया, ठीक है। तो फिर मुझे एक्चुअल फिक्स्ड कितना देना है, मुझे प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा देना था 320 और इंटरेस्ट देना है 7,68,000, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्ट वो अमाउंट यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज आ गया 2.16, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस जो भी आया उसको मैं 1% से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास ये वाला रिस्क प्रीमियम आ जाएगा, ओके। कैपिटल गेयरिंग रेशो भी वैसे ही निकलेगा, कैपिटल गेयरिंग रेशो कितना होगा सन लिमिटेड का, इंटरेस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड कौन कौन से हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो वो कितने थे, 64 और 40, ओके। और हमारी इक्विटी कितनी है, 80 लैक्स, नहीं 80 लैक्स नहीं है हमारे पास, रिजर्व भी तो पढ़े हैं, वो रिजर्व भी 32 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास कैपिटल गेयरिंग रेशो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। सिमिलर कंपनी का क्या है, कम है, तो मैंने यहाँ से वो चीज़ माइनस कर दी, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ओके। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूँगी, याद रखना इन दोनों को ऐड करना है, ओके। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास रिस्क प्रीमियम आ गया 1.2, तो मैंने यहाँ पे 1.2 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 10.8%। अपन लोगों ने रिस्क प्रीमियम आज तक किसी क्वेश्चन में निकालना नहीं सीखा, अपने इंटर में भी नहीं सीखा होगा, या अभी तक मैंने आपको कितने भी चैप्टर्स कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें कभी नहीं था, सिर्फ इसी एक क्वेश्चन में है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। नाउ स्टेप नंबर 3 में वैल्यू पर शेयर निकालनी है, वैल्यू को फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला यही तो लिखा हमने कि भाई प्राइस निकालना है, तो हमारे को एक्चुअल यील्ड पता चल गई 4.39, एक्सेप्टेड यील्ड पता चल गई 10.8%, और पेड अप वैल्यू तो 100 हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन ही थी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने जब प्राइस वैल्यू पर शेयर निकाली तो मैं हमारी प्राइस आ गई 40.65, ओके। बस अगर आपको ये फॉर्मूलेज आते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो का, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, मेन तो अब हमारे को ये वाला फॉर्मूला आता है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई नो पहली बार के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, जब आप एक दो बार इस क्वेश्चन को समझोगे, खुद से अपने हाथों से करके देखोगे, तो आपको अपनी मिस्टेक्स को तो पता चल जाएगी, और फिर जब दोबारा सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेना, ओके। Now question number 8. ABC Limited has maintaining a growth rate of 10% in a dividend. Company has paid dividend of rupees 3 per share. The rate of return on market portfolio. हमको market portfolio का return दे रखा है 12% and risk free rate बता रखी है 8%. बीटा बता रखा है कंपनी का 1.5. You are required to calculate accepted rate of return on company share as per CAPM model and equilibrium price per share by dividend growth model, ठीक है। CAPM मॉडल आप सबको आता होगा, जिसमें ये फॉर्मूला था RX इज इक्वल्स टू RF प्लस BX मल्टीप्लाई RM माइनस RF, ठीक है। इसमें RF क्या होता है, रिस्क फ्री रेट, जो हमको बता रखा है 8%, बीटा बता रखा है 1.5, RM बता रखा है 12%, 1 या ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और उसको सॉल्व करके कंपनी का रिटर्न निकाल लिया 14%। या हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 12% माइनस 8% किया, यानी 0.12 माइनस 0.08 किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5
5 से और ऐड कर दिया 0.08, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 0.14 और उसको परसेंटेज में लाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 100 कर लिया, तो मेरे पास कंपनी का एक्सेप्टेड रिटर्न आ गया 14%। ओके, फिर हमको बोला कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से हमको प्राइस बताओ, तो बहुत ईजी है ये फॉर्मूला, तो अब आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, D0 हमको क्वेश्चन में पहले ही बता रखा था 3, ग्रोथ भी बता रखी थी 10% और के हमने अभी अभी निकाला 14%, यहाँ पे पुट किया और ये वैल्यू निकाल ली। अब आपको ये भी सॉल्व करना इजीली आता ही होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपनी pays dividend of 2 per share with a growth rate 7%, रिस्क फ्री रेट 9% है, मार्केट रिटर्न 13% बता रखा है, कंपनी का बीटा बता रखा है 1.5। However, due to the decision of finance manager, beta is likely to increase 1.75. Find out the present as well as likely value of share after decision। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल, दोनों बीटा 1.5 मान के निकालना है और एक बार बीटा 1.75 मान के बताना है। जैसा अभी ऊपर किया ना, सेम तरीका ही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लिख लिया। ठीक है, हमको D0 बता रखा था 2, जी बता रखा था 7% और हमको के निकालना है, तो के निकालने के लिए हम लोगों ने वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई RM माइनस RF। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें वैल्यू पुट करी। हमको ये क्वेश्चन में सारी वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी है। 9% का RF दे रखा है, बीटा एक बार 1.5 दे रखा है, तो पहले हम 1.5 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, RM हम लोगों को बता रखा था 13% और फिर RF भी हम लोगों को बोल रहा था 9%, तो उसके बेसिस पे हमने पहले ये सॉल्व किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, तो हमारे पास 0.15 आ गया और मैंने उसको जब यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास P0 की वैल्यू आ गई 26.75। ठीक है, अब अगर मैं बीटा इंक्रीज करके निकालूँ तो क्या आएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सेम रहेगी, D0 सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, बस सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने क्या किया, बीटा की जगह 1.75 पुट कर दिया, तो मेरी वैल्यू आ गई 0.16, मतलब मेरी के ही आ गई 16%। ठीक है, और मैंने यहाँ पे P0 के फॉर्मूले में पुट किया तो 23.78। देखो कितने इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप जल्दी से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन एक बार करके देखने ही पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इजी है तो ठीक है चलो इग्नोर मार लेते हैं। ओके, एक बार तो आप कोशिश करो कि आप उन क्वेश्चंस को कर लो इजीली। ओके, नाउ तो एक बार जब आप सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट मार्क कराया हो और आपने किया हो तो आपके लिए वो बहुत ईजी सी चीज़ हो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप अपनी लिस्ट में से हटा लेना और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आपके लिए वो कुछ और हो सकते हैं, उसमें वो वाला ऐड कर लेना, सिंपल सी चीज़। ओके, मतलब एक बार आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर ही आप लोगों को पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है या आपके लिए कौन सा क्वेश्चन ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी दे रखी 1300 करोड़, पार वैल्यू बता रखा है 40, डेप्ट इक्विटी रेशो बता रखा है 77%, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट बता रखी है 8%, बीटा बता रखा है 0.1, रिस्क फ्री रेट बता रखा है 8.7%, मार्केट रिटर्न बता रखी है 10.3%, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर बता रखा है 47। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया कि कौन सा मेथड है। मुझे ये तीनों चीज़ें पढ़ के ये समझ आया कि ये फ्री कैश फ्लोज वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें हम लोगों ने फ्री कैश फ्लोज निकालना सीखे थे, फर्म के अकॉर्डिंग भी और इक्विटी के अकॉर्डिंग भी। तो हम यहाँ पे इक्विटी शेयर की वैल्यू मांगी है तो हम लोग इक्विटी वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रखा है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये हमको ऑलरेडी इक्विटी शेयर का दे रखा है। ठीक है, इसमें से मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लूँगी। तो मैम हमको नंबर ऑफ शेयर्स तो बता नहीं रखे। हाँ, लेकिन हमको ये तो बता रखा है कि 1300 करोड़ की इक्विटी है जिसमें 40 पार वैल्यू है, तो मैं उससे नंबर ऑफ शेयर निकाल सकती हूँ 32.5 करोड़। ओके, और जब मैं इनको डिवाइड कर लूँगी तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 8.92। अब ये करोड़ में नहीं है, ये पॉइंट में है। ठीक है, ये भी करोड़ में था, ये भी करोड़ में था। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये
रुपीज़ में आ गया 8.92। ओके, इसमें से मैं क्या करूँगी, अब इन्वेस्टमेंट माइनस करूँगी। कौन सा? नेट इन्वेस्टमेंट। याद करना डेब्ट इक्विटी रेशियो 27% है, तो हमारी इक्विटी कितनी हुई? 100 माइनस 27 या 1 माइनस 0.27। ठीक है, मैं नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल के सॉल्व कर रही हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने माइनस में लिखा 40 माइनस 47, डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा 39, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? नेट इन्वेस्टमेंट मेरा -80 आया। ठीक है, तो मेरे को इसको इक्विटी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, इक्विटी रेशियो से मल्टीप्लाई किया किसको? 8 को। 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.27, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर ली। ओके, आई थिंक आपको ये सॉल्व करना अच्छे से आता है। अगर नहीं भी आता है तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है 1 माइनस 0.27, फिर मल्टीप्लाई करना है 8, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम लोगों को पर शेयर का बता रखा था 3.45। मैंने इसको भी इक्विटी का शेयर निकालने के लिए क्या किया, 1 माइनस 0.27 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों ही माइनस करे तो मेरे पास फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी आ गया 0.56। ओके, अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं इसको डिस्काउंट किससे करूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए केई। हमको क्वेश्चन में केई दिया हुआ है क्या? नहीं, लेकिन निकालने का तरीका बोल रखा है। कैसे बोल रखा है? बोला है कि भाई बीटा ये है, रिस्क फ्री रेट ये है, आरएम ये है। आप लोग निकाल नहीं सकते? देखो अभी तो ऊपर निकाल के आए इस फॉर्मूले से, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे भी केई निकालेंगे, तो हमारा केई आ जाएगा 8.86। ठीक है, और फिर ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। 1 प्लस जी करूँगी, जो भी मेरी फ्री कैश फ्लोज आएगी, और उसको डिवाइड कर दूंगी के माइनस जी से। ठीक है, तो मेरे पास फ्री कैश फ्लोज आ गए 0.56, जो भी ऊपर निकाले। ग्रोथ रेट बता रखी थी 8% की, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है। देखो कहाँ बदल रखा है, ये रही लॉन्ग ग्रोथ रेट 8%। ठीक है, लॉन्ग रोड ग्रोथ रेट बता रखी है 8%। ठीक है, तो मेरी ग्रोथ रेट पहले ही 8% बता रखी है। के मैंने अभी अभी निकाला 8.86%। ओके, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई पर शेयर की। ठीक है, आई नो ईजी है, पर एक बार आप लोग उसे अच्छे से करके देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, शेयर ऑफ वॉवलेज लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट PE ratio 8 times. The company retains 5 per share, which 45% of EPS। ठीक है, हम लोगों को रिटेंशन रेशो बता रखा है, मतलब हम लोगों को ये बता रखा है कि प्रॉफिट जो है वो हम लोगों ने 5 रिटेन करके रखा है। ठीक है, जो कि 45% है, तो हम 100% इजीली निकाल सकते हैं, तो हमारे को EPS मिल जाएगा। हमको सबसे पहले चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। इफ कंपनी एक्सेप्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम, कंपनी एक्सेप्ट करिए कि भाई 15% उनको ग्रोथ होगी, तो मेरे को के ही बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला P0 इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस जी डिवाइड के माइनस डी। ठीक है, पर मैम इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में तो डिफरेंस है। अरे कोई डिफरेंस नहीं है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्या, D1 के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, P0 का मतलब प्राइस होता है, प्राइस मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर तरीका बता रखा है। कैसे बता रखा है? अरे देखो, क्या मैं इससे ईपीएस निकाल सकती हूँ? अभी बताया मैंने कि अगर ये 45% है तो 100% कितना होगा, ईपीएस। ठीक है, और मेरे को पीई दे रखा है, तो मैं ईपीएस और पीई को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एमपीएस आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एमपीएस इज इक्वल्स टू ईपीएस मल्टीप्लाई पी रेशो। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो रिटेंशन प्रॉफिट बता रखा है 5, है ना, और रिटेंशन रेशो बता रखा है 45, तो मैंने इसको 100% किया तो मेरा ईपीएस आ गया। ठीक है, पी रेशो हमको क्वेश्चन में गिवन था 8, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एमपीएस आ गया 88.88। D1 हम लोगों को नहीं बता रखा है, लेकिन याद करो मेरे पास जब ईपीएस है, मेरे पास ईपीएस कहाँ से आया, मेरे पास ईपीएस इसको सॉल्व करके आया, ये रहा 11.11। ठीक है, तो मेरे पास मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया डिविडेंड पे आउट रेशो से। ठीक है, ये रिटेंशन रेशो है, इसको अगर मैं 100 से माइनस करूंगी तो मेरे पास डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगा, जो आएगा 55%। तो मेरा 55% होता है 6.11। ठीक है, ग्रोथ रेट मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है 15% की, तो मैंने 15% की ग्रोथ रेट ले ली। के ही मुझे निकालना है भाई। देखो फॉर्मूले में टोटल 4 चीज़ें, 4 चीज़ों में से मैंने 3 चीज़ें तो निकाल ली। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ ही तो पूछिए,
मैं वो एक चीज़ यहाँ से फटाफट सॉल्व कर लूँगी। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है ये सॉल्व करने वाला। ऐसे ही सेम तरीके से सॉल्व करना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 21.87%। ओके, सेकंड बार हमसे क्या माँगा है? इफ एक्सेप्टेड ग्रोथ रेट इज़ 16% पर एनम, कैलकुलेट द इंडक्टिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्या हो रही है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज नहीं हो रही है। अब क्या चेंज हो रहा है? हमारी ग्रोथ रेट चेंज हो रही है। और अब हमको बोला है कि आपको P0 अब ये नहीं मानना है, अब आपको P0 खुद निकालना है। ठीक है? तो वही सेम तरीके से हम लोग P0 निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें हमको D1 हमने निकाला था 6.11, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको बोला सेम ले लो तो हमने 0.2187, ठीक है? उसको परसेंटेज में बोलेंगे तो 21.87 बोलेंगे। और ग्रोथ रेट हम लोगों को बता दी थी 16%। ओके, और जब मैं इसको सब इस फॉर्मूले में पुट करूँगी, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास P0 आ जाएगी 104.8 पर शेयर। ओके, थर्ड थिंग हमसे क्या मांगी? थर्ड हम इफ कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20% and the accepted growth rate is 19% per annum, calculate market price per share। कुछ नहीं करना है आपको, K की जगह पे 20% करना है, G की जगह पे 19% करना है और उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 611 पर शेयर। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर PQR लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2008। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमको लैक्स में दे रखी है। 8% डिबेंचर्स बता रखे हैं, 10% बॉन्ड बता रखे हैं, इक्विटी शेयर्स बता रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस बता रखे हैं, टोटल असेट्स बता रखी है और असेट टर्नओवर रेशियो बता रखा है 1.1। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बता रखा है 8%, इफेक्टिव टैक्स रेट बता रखा है 40%, ऑपरेटिंग मार्जिनल बता रखा है 10%, डिविडेंड पे आउट रेशियो बता रखा है 16.67, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर बता रखी है 14, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है इन्वेस्टर का 15%, यानी KE बता रखा है एक तरीके से। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट। मैम इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, इससे इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया? कोई बात नहीं, काम डाउन। तुम लोगों को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो आता है ना? फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। अब सोचो कि तुम लोग वो सेल्स कैसे ढूंढ सकते हो इन सारी इन्फॉर्मेशन से। देखो, मुझे सेल्स का दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं दिख रही, बस मुझे ये चीज़ दिख रही है कि हमको असेट टर्नओवर रेशियो बता रखा है 1.1। ठीक है, और टोटल असेट बता रखी है। अरे तो फिर तो इजी हो गया ना। असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टर्नओवर डिवाइड असेट। ठीक है, और वो बता रखा है 1.1। हमको क्या चाहिए? हमको टर्नओवर चाहिए, तो मैं एसेट को क्या करूँगी? इधर मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास टर्नओवर आ जाएगा। तो मेरे पास एसेट दे रखी है 1600, मैंने क्या किया? एसेट 1600 को मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो मेरे पास सेल्स आ गई 660। ओके, ये सारी लैक्स में आई। नाउ उसके बाद क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दूर दूर तक कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोगों को ऑपरेटिंग इनकम के लिए बता रखा है। देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन बोल रखा है ना, कितना है ऑपरेटिंग मार्जिनल? 10%। तो इसका 10% मेरा ऑपरेटिंग इनकम हुई। अब अगर ये 10% है तो ये 90% होगा। अगर चलो ऐसे भी मत समझो, ऐसा समझो कि मेरे को ये 66 मिल गया, इन दोनों का गैप जो होगा वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, तो मैंने वो निकाल लिया इजीली। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं। अब ऑपरेटिंग इनकम में से मुझे क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बता रखा है 8%। किसका 8% होगा? डिबेंचर्स का 8%। मैंने 8% यहाँ से माइनस कर दिया, तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब टैक्स रेट भी बता रखी है 40%, तो मैंने 40% टैक्स माइनस करके अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लिया, मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब मुझे बोल रखा है डिविडेंड पे आउट रेशो। देखो, डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब क्या होता है? जितना भी हमारा प्रॉफिट है ना, उसका इतना परसेंटेज। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 31.20। उसका 16.67% हम लोगों ने डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो मेरे पास रिटेन अर्निंग बची 26। यहाँ तक कोई डाउट? अरे नहीं, ये तो बहुत सिंपल था। हमको लग रहा था पता नहीं क्या दे दिया इन लोगों ने, हम कैसे बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। ये तो यूँ फटाफट बन गया, है ना? सेकंड पॉइंट में हमसे मांगा ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग। जी कैसे निकालते हैं? B/R। ठीक है, रिटेंशन रेशियो बता रखा है क्या? अरे बिल्कुल बता रखा है। देखो, अगर मैं 100 में से 16.67% माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास जो भी बचेगा वो रिटेंशन रेशियो ही तो बचेगा। तो मैंने रिटेंशन रेशियो ये तो ऐसे निकाल लिया। ओके, और रिटर्न ऑन इक्विटी मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें मैं डिवाइड कर दूंगी क्या चीज़?
इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को, तो मेरे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये रिटर्न ऑन इक्विटी आया, ये मेरे पास रिटेंशन रेशो आया। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये पॉइंट में ग्रोथ आई, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई 100 करूंगी तो मेरे पास ग्रोथ रेट आ गई 6.5%। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट में हमसे क्या मांगा, थर्ड पॉइंट में हमसे मांगा है फेयर प्राइस ऑफ कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ये वाला फॉर्मूला। अरे हाँ, ये फॉर्मूला तो मैम हमको अच्छे से याद हो गया, बिल्कुल याद भी होना चाहिए। ठीक है, D0 हम लोगों को बता रखा है क्या, नहीं बता रखा है, देखो अभी निकालते हैं। हम लोगों ने कितना पे किया, इतना पे किया, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन थे, नहीं है, निकाल लेते हैं भाई। 100 lakhs के हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, उसको मैं डिवाइड 10 से कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे 10 lakhs। ओके, तो मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा पर शेयर का 0.52। के हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 15%। ओके, और हम लोगों ने जी अभी अभी निकाला 6.5%। इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगी और वैल्यू निकालूंगी तो आंसर आ जाएगा 6.51। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट में हमसे क्या बोला है, व्हाट इज अ ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी शेयर एट अ करंट प्राइस। देखो, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज 14, कहाँ दे रखा है करंट प्राइस ऑफ शेयर 14। ठीक है, पर हमारे अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 6.51 होनी चाहिए। मतलब शेयर क्या है, ओवर वैल्यूड है, तो हमको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारी करंट प्राइस 14 की जगह 6 होती तो मैं यहाँ पे बोलती कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों, अभी मैं नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू बहुत कम है, और आप लोग तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैसेज एक्स लिमिटेड हैज पेड डिविडेंड ऑफ 2.50 पर शेयर, जिसकी फेस वैल्यू बता रखी है 10। ठीक है, ऑन अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। द डिटेल हमको बता रखी है, करंट मार्केट प्राइस बता रखा है 60, ग्रोथ रेट बता रखी है 10% दोनों की, अर्निंग की और डिविडेंड की। ठीक है, बीटा ऑफ शेयर बता रखा है 0.75, एवरेज रिटर्न मार्केट बता रखी है 15%, रिस्क फ्री रेट बता रखा है 9%। इंटेंसिव वैल्यू बोलिए हम, अब ये नई चीज़ क्या पूछ ली, इंटेंसिव वैल्यू। अरे इंटेंसिव वैल्यू कुछ नहीं होता है, P0 होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने P0 को निकालने का फॉर्मूला तो बहुत बार याद कर लिया। ठीक है, तो हमारी D0 दे रखी है 2.5। ओके, और हम लोगों को G बता रखा है 10%, और हम लोगों को बोला है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों की मदद से इजीली निकाल सकते हैं। वही CAPM मॉडल मॉडल लगाएंगे, फटाफट लगाया मैंने यहाँ पे मॉडल, और उसकी बेसिस पे सॉल्व किया तो मेरे पास के आ गया 13.5%। मैं समझ रही हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही है तो आपने मेरे पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे से नहीं देखे, जाओ अच्छे से देखो। ओके, okay, now we are moving on question number 14. Mr. A is thinking of buying shares at 500 each of having face value of 100। भाई 100 की फेस वैल्यू है, मिस्टर ए चाहता है कि वो 500 में भी शेयर्स ले ले। ही इज एक्सेप्टिंग अ बोनस एट अ रेशो ऑफ 1:5। ठीक है, ड्यूरिंग फोर्थ ईयर में उनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। एनुअल एक्सेप्टेड डिविडेंड जो है वो 20% मिल रहा है, एंड द सेम रेट इज एक्सेप्टेड टू बी मेंटेन ऑन एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। ठीक है, मतलब हमने जो बोनस इशू दिया उसके बाद भी हमारा जो डिविडेंड का रेट है वो 20% ही रहने वाला है। ही इज इंटेंटेड टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ 7th ईयर, वो 7th ईयर में बेचेगा। ठीक है, और उसको लगता है कि एक्सेप्टेड प्राइस उस टाइम 900 हो जाएगी। Incidental expenses for purchase and sale of share are estimated to be 5% of market price। मतलब जो भी हमारे expenses लगेंगे परचेज और सेल में वो 5% ऑफ मार्केट प्राइस लगेंगे। ही इज एक्सेप्टेड अ मिनिमम रिटर्न इज 12% पर एनम, यानी हमारी जो के होगी वो 12% है। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर, क्या कंपनी मिस्टर ए को शेयर बाय कर लेनी चाहिए, इफ सो, भाई अगर मिस्टर ए को शेयर बाय करने चाहिए तो मैक्सिमम प्राइस क्या होगा उस शेयर का। ठीक है, अज्यूम करना कि नो टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है और कैपिटल गेन पे भी कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो। तो आपको ये क्वेश्चन करके देखना है, अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है तो इम्पोर्टेंट है। नाउ
सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो। ठीक है, हम लोग कितना दे रहे हैं, हम लोग आउटफ्लो कितने का कर रहे हैं, 500 प्लस 5% का एक्सपेंस। ठीक है, तो हमारे पास कैश आउटफ्लो आ जाएगा 525। ओके, 3 साल तक क्या डिविडेंड रेट रहेगी, 3 साल तक डिविडेंड रेट रहेगी 20% की। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड होगा 20। ठीक है मैम, फिर उसके बाद भी तो 20% ही रहेगी, नहीं उसके बाद मेरे को बोनस शेयर मिल जाएंगे तो मेरा डिविडेंड तो इंक्रीज होगा ना। देखो, हम लोग आउटफ्लो कितने का कर रहे हैं, 500 प्लस 5% का एक्सपेंस। ठीक है, तो हमारे पास कैश आउटफ्लो आ जाएगा 525। ओके, 3 साल तक क्या डिविडेंड रेट रहेगी, 3 साल तक डिविडेंड रेट रहेगी 20% की। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड होगा 20। ठीक है मैम, फिर उसके बाद भी तो 20% ही रहेगी, नहीं उसके बाद मेरे को बोनस शेयर मिल जाएंगे तो मेरा डिविडेंड तो इंक्रीज होगा ना। देखो, 4th से 7th ईयर तक क्या होगा, मेरे शेयर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, कितने से इंक्रीज होंगे, कैसे इंक्रीज होंगे, मैं आपने तो यहाँ पे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया। भाई मल्टीप्लाई 6 डिवाइड्स 5, ये तो हमको आया ही नहीं। अरे देखो समझो, मेरे को बोनस शेयर कितने मिलने वाले हैं, देखो मेरे पास 100 शेयर है। ठीक है, मेरे को हर 5 शेयर पे 1 शेयर मिलने वाला है, राइट। तो मेरे बोनस शेयर हो जाएंगे 20, राइट। तो मैं जब 100 को प्लस कर दूंगी इसमें, तो मेरे पास टोटल शेयर आफ्टर बोनस कितने हो जाएंगे, ये मेरे पास ओरिजिनल शेयर है, मतलब बोनस से पहले मेरे पास 100 शेयर थे, ये मेरे बोनस शेयर्स है, ये मेरे ओरिजिनल शेयर है, तो मेरे पास टोटल शेयर हो जाएंगे 120 आफ्टर बोनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट से निकाला है। शॉर्टकट से कैसे निकाला है, मैंने बोला कि मेरे पास 100 शेयर्स थे। ठीक है, मुझे हर 5 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है, पर मेरे पास ऑलरेडी 5 शेयर तो है ना, राइट। तो मेरे टोटल शेयर हो जाएंगे 5+1, यानी मेरे पास 6 शेयर्स हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे किया 100 × 6 / 5। आपको ये वाला समझ आया, आप इस तरीके से करो, अगर आपको ये वाला समझ आया इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो 20%, तो मेरे पास डिविडेंड इंक्रीज हो गया, और मल्टीप्लाई कर दो 20%, तो मेरे पास डिविडेंड आ गया 24। और 7th ईयर में मेरी सेल वैल्यू क्या होगी, देखो 900। आप लोग क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 900 ले लोगे, नहीं। यहाँ से देखो, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो कि एनुअल एक्सेप्टेड डिविडेंड जो है वो 20% है, और सेम रेट लग रही है कैपिटल बेस पे भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20% यहाँ पे भी इंक्रीज करूँगा, वैल्यू आएगी। ठीक है, उस वैल्यू में मैं क्या करूँगी, 5% माइनस करूँगी। मैंने यहाँ पे 5% माइनस क्यों किया, मैंने यहाँ पे 5% माइनस इसलिए किया क्योंकि ये मेरा कॉस्ट होगा। ओके, मैं सेल कर रही हूँ तो मेरे को ये कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करके देखना, 900 प्लस 20%, फिर जो भी वैल्यू आई उसमें से माइनस कर देना 5%, तो आपके पास ये वाली वैल्यू, सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 12% क्वेश्चन में डायरेक्टली। तो मैं क्या करूँगी, एनपीवी निकाल लूँगी, मतलब नेट गेन निकाल लूँगी। भी आप लोगों को निकालना आती है, मैंने क्या किया, कैश फ्लो से पीरियड और अमाउंट लिख लिए। ठीक है, पीवी फैक्टर मुझे निकालना आता ही है। अगर आप लोगों को पीवी फैक्टर निकालना नहीं आता तो आप लोग क्या करो, मेरी एडवांस कैपिटल बजटिंग वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने पीवी फैक्टर निकालना अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो मैंने पीवी फैक्टर्स निकाल लिए। अब मैं अमाउंट और पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट आ जाएंगे, और ऐड लेस करके मेरे पास नेट गेन आ जाएगा, या मैं एनपीवी भी कह सकती हूँ, वो 638.68 आएगा। ओके, तो मिस्टर ए को क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए 500 में भी, क्यों, क्योंकि गेन हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए कितना देगा, भाई देखो अभी वो कितने में खरीद रहा है, देखो अभी वो खरीद रहा है 525 में। ठीक है, तो इसमें क्या करो, गेन का अमाउंट और जोड़ दो, तो अगर मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए कितना पे करेगा, इतना अमाउंट। ठीक है, अगर इससे ज्यादा पे करेगा तो वो लॉस में जाएगा, फिर वो इससे ज्यादा में नहीं खरीदेगा। ओके, तो उसको मैक्स इतना ही करना चाहिए। ठीक है, सो द मैक्सिमम प्राइस वुड बी, भाई ये क्या है, ये जो है ना, ये 105 है। 105 कैसे है, भाई देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा एक्सपेंस भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे ये एक्सपेंस हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, ये देखो ये 105 है, मुझे इसको 100% पे लाना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100% और डिवाइड कर दूंगी 105, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसको मैक्स इतनी वैल्यू पे खरीदना है, इसके ज़्यादा वैल्यू पे वो नहीं खरीद सकता है। ओके,